परीक्षा जो शब्द है ये तनाव पैदा करता है, क्योंकि हमारी इच्छा पे प्रश्न नहीं आते हैं। परीक्षा दूसरे की इच्छा से प्रश्न आते हैं। तो परीक्षा का जो तनाव है ये परीक्षक को भी होता है, शिक्षक को भी होता है, पेरेंट्स को होता है, और फिर इसका परिणाम ये निकलता है कि जो परीक्षार्थी हैं आपको भी तनाव होने लगता है। तो ये दो तरह के तनाव होते हैं परीक्षा में, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। सकारात्मक जो तनाव है ये आप ठीक तनाव है, इससे आपका लाभ होता है, इससे कुछ आप प्लानिंग करते हैं। लेकिन जो नकारात्मक तनाव है ये आपके लिए रुकावट का काम करता है, ये ब्रेक का काम करता है, ये आपके अंदर डर पैदा करता है, ये वातावरण को बोझिल बना देता है। इसलिए हमारे अंदर सकारात्मक तनाव हो ये अच्छी बात है। सकारात्मक तनाव उनको होता है जो परीक्षा के प्रति संवेदनशील होते हैं। नकारात्मक तनाव उनको होता है जो परीक्षा की कोई तैयारी नहीं करते, कभी वह परीक्षा आ जाती है, कल कर लेंगे कल कर लेंगे कल कर लेंगे करते करते परीक्षा का दिन आ जाता है, फिर वो रात भर जग कर फिर परीक्षा की तैयारी करते हैं और परिणाम फिर इस तरह से होता है। ये दो चेहरे आपको दिख रहे हैं, या सिर पकड़ कर बैठ जाएंगे या कुछ समझ में नहीं आएगा। तो तीन तरह के विद्यार्थी भी मिलते हैं हमको, इतने वर्षों में हमने देखा। जिस तरह से गाड़ियां होती ना आजकल चली हैं, सेल्फ स्टार्ट गाड़ियां, देखा ना आपने सेल्फ स्टार्ट, और एक होती है किक स्टार्ट, किक से मारो स्टार्ट हो जाएगी, और एक फिर हो जाती है नो स्टार्ट। आपको अपना आकलन करना है कि आप किस श्रेणी में आते हैं। सेल्फ स्टार्ट वो लोग हैं जो अंदर से उनकी प्रेरणा आती है। प्रेरणा में चर्चा की थी ना कि दो तरह की प्रेरणा होती है, एक अंदर से आग जलती है कुछ करने की, और एक कोई सेमिनार हो गया, मोटिवेट किसी ने कर दिया तो चल पड़े। ये दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं। सर्वश्रेष्ठ वो है जो सेल्फ स्टार्ट, अंतःकरण से जिसके प्रेरणा आती है, वो सर्वश्रेष्ठ। दूसरों के मोटिवेशन से भी जो मोटिवेट हो जाए, कहीं कोई किताब पढ़ ले, कहीं कोई महापुरुष की जीवनी पढ़ ले और वो मोटिवेट हो जाए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये सबसे गलत बात है कि जो मोटिवेट ही ना हो, जिनके ऊपर कोई फर्क ही ना पड़े, सेमिनार हॉल में बैठे हैं तो भी वैसे ही है जैसे बाहर थे। ये खतरनाक स्थिति। महर्षि परिवार की इच्छा है, हमने आपके पेरेंट्स से वादा किया है कि एक महापुरुष बनने के एक आधार, एक बीजारोपण आपके अंदर करके जब आप इस स्कूल से बाहर निकलेंगे तब हम आप सौंपने वाले हैं देश को आपके लिए। इसलिए आपको बहुत ही, जब इस सेमिनार में हैं आप तो अपने आप को भाग्यशाली समझें, क्योंकि परीक्षा जो है एक पड़ाव है, परीक्षा अंत नहीं है कि सब कुछ अब लुट जाएगा। लेकिन इसके प्रति जितना आप संवेदनशील होंगे, जितना आपके अंदर एकाग्रता होगी, उतना ही आपकी सक्सेस होगी। तो परीक्षा के संबंध में मैं यही आपसे कहूँगा कि आप जितनी अच्छी तैयारी आपकी होगी उतनी ही अच्छी आप परिणाम दे पाएंगे। तो जो लोग परीक्षा के में हंसते हंसते कौन जा पाएगा, जो परीक्षा की प्रॉपर तैयारी प्रारंभिक दिनों से ही, सत्र के प्रारंभ से ही जो करेगा, वो परीक्षा हॉल में हंसते हंसते परीक्षा दे पाएगा। इसको हमने एक फार्मूले के रूप में
इजाद किया है टू बेटर बी DGPG। एक कैप्सूल है, परीक्षा के जाने के पहले का एक कैप्सूल है जो आपके अंतरात्मा में यदि प्रवेश कर गई ना, तो फिर परीक्षा हॉल में क्या, परीक्षा हॉल से बाहर निकलेंगे तो भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए आएंगे, और जब आप रिजल्ट लेके आएंगे तो भी हंसते मुस्कुराते रिजल्ट लेके आएंगे। एक एक चीज़ों का हम बहुत ही बारीकी से आपके सामने रखेंगे, और निश्चित मानिए कि यदि इस पर आपका ध्यान, पूरी एकाग्रता आपने बनाया तो निश्चित मानिए कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट आप इस बार दे पाएंगे। फर्स्ट है T फॉर टारगेट सेटिंग। टारगेट सेटिंग, जो लोग सत्र के प्रारंभ में ही अपना एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं और उस टारगेट के अनुसार फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर वो परीक्षा हॉल में हंसते हंसते जा पाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आपने टारगेट तय कर लिया है तो ऊंचा टारगेट रखो, बड़ा टारगेट रखो, अपने को आकलन कर लो, अपनी प्रतिभा का, अपनी क्षमता का आकलन कर लो कि हम क्या कर पाएंगे, कहाँ तक पहुँच पाएंगे, और उसके अनुसार अपना टारगेट तय कर लो। और टारगेट तय कर लिया है तो जीवन का एक मिशन बना लो। हंसते जागते सोते आपको अपना लक्ष्य ही आपको दिखाई देना चाहिए, लक्ष्य के अलावा आपको कुछ दिखाई ना दे, ये टारगेट होना चाहिए। ये जो दृश्य दिख रहा है उस समय का है जब गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा में जब लेने गया तो उन्होंने एक चिड़िया को, एक पेड़ पर लकड़ी की चिड़िया को बांध दिया, सभी शिष्यों को बारी बारी से बुलाया, बोले क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया की आंख पर तुम्हारा तीर जाना चाहिए। सबसे पूछा क्या दिखाई दे रहा है? बोले गुरुदेव पूरी पेड़ दिखाई दे रहा है, आप दिखाई दे रहे हैं, पूरा आसमान दिखाई दे रहा है और चिड़िया भी दिखाई दे रही। इसी से मिलते जुलते प्रश्नों का उत्तर सबने दिया। लेकिन जब अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से पूछा कि अर्जुन देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया की आंख में तीर मारना है। कहने लगे गुरुदेव मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है। कहे और अच्छे से देखो। कहे गुरुदेव अब सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरुदेव ने कहा निशाना लगा दो। अर्जुन ने निशाना लगाया और ठीक चिड़िया की आंख में निशाना सध गया। यह है अर्जुन दृष्टि। आपको भी अपने लक्ष्य के प्रति इसी तरह की भावना, इसी तरह की प्रेरणा आपके अंदर होना चाहिए कि हमको लक्ष्य के अलावा फिर कुछ दिखाई ना दे, तो फिर आप अर्जुन की तरह आप भी कामयाब हो जाएंगे और परीक्षा देने हंसते हंसते आप परीक्षा हॉल में जा पाएंगे। तो आपका जो टारगेट हो ये बहुत सधा हुआ हो और उसमें आपकी एकाग्रता हो, फिर वो आपसे ओझल ना होने पाए। हमने कहा है कि अपने टारगेट को अपने 24 घंटे अपनी नज़र के सामने रखो। इस तरह का दृश्य और इस तरह का आकलन जब आप करके आगे बढ़ेंगे तो परीक्षा हॉल में हंसते हंसते परीक्षा देने जा पाएंगे। नेक्स्ट है ओथ। ये लक्ष्य तो बहुत लोग तय करते हैं। अभी तो नया साल चल रहा है ना, अभी फरवरी का महीना। 1 जनवरी को बहुत से लोगों ने संकल्प लिया था, बहुत से लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन कई लोगों का तो 1 जनवरी को शाम आने तक सुबह लक्ष्य लिया, टारगेट सेटिंग किया और शाम तक ही वो ओझल हो गया। कुछ लोग 2 तारीख को टूट गया। ये नहीं, संकल्प फिर टूटे ना, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। लक्ष्य तो बहुत लोग निर्धारित करते हैं, लेकिन लक्ष्य तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। लक्ष्य तक वही लोग पहुंच पाते हैं जो लक्ष्य के साथ में संकल्प ले लेते हैं, ओथ ले लेते हैं, संकल्प। क्योंकि जो संकल्प है ना, ये आपके आवारा मन को अनुशासित कर देता है। क्योंकि आपने लक्ष्य लिया तो मन कहता है आज नहीं कल से। सुबह आपने 4 बजे उठने का संकल्प ले लिया, लक्ष्य ले लिया, लेकिन मन कहता है आज अभी सो लो,
आज ठंड बहुत अच्छी लग रही है, रजाई बहुत अच्छी लग रही है, कल से उठेंगे, आज नहीं कल से। कौन कहता है? हमारा मन, क्योंकि मन हमारा कैसा है? आवारा है। इस आवारा मन को अनुशासित कर दो बस। अनुशासित कौन करेगा? कहे संकल्प, और संकल्प से सिद्धि मिलती है। दुनिया में जितने लोगों ने भी संकल्प लिया है ना, लक्ष्य लेने के बाद, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद, जिन्होंने अपने लक्ष्य को संकल्पित कर दिया, वो कामयाबी की श्रेणी में चले गए, वो कामयाब हो गए, वो सर्वश्रेष्ठ बन गए, वो टॉपर बन गए, वो विजेता बन गए। लेकिन जिन्होंने लक्ष्य भर लिया और उसको संकल्पित नहीं किया, उनका फिर आधा अधूरा रहता है। इसलिए संकल्प ले लो। ये जो बच्चा दिख रहा है, 2906 दिन 12वीं तक में स्कूल लगे। LKG से लेकर 12वीं तक में 2906 दिन स्कूल लगे। एक दिन भी ये एब्सेंट नहीं हुआ, एक दिन भी। ये भार्गव लड़का है और ये टॉपर रहा 12th में अपने स्टेट में। गुजरात की अंबावाड़ी में रहने वाला भव्य शाह ने भी यही करिश्मा किया और वो भी टॉपर रहा है। उसके यहाँ भी जो भी शादी और समारोह होते थे, वो जाता था, सब में जाता था, फिल्म देखने जाता था। लेकिन स्कूल के बाद उसने भी एक दिन भी गैप नहीं किया। इवन कई बार उसके पैर में खेलते हुए चोट लग गई, मोच आ गई पैर में, स्कूल जाना नहीं छोड़ा। कई बार बुखार आ गया उसको भी। जो गतिविधियां आपके साथ में होती है ना, जो रुकावटें आपके साथ में होती है, भैया का जन्मदिन है, आज स्कूल नहीं आए, उनके यहाँ भी सब गतिविधियां होती रही, लेकिन उससे संकल्प ले लिया, सारी एक्टिविटीज में भाग लूंगा, लेकिन स्कूल के बाद स्कूल को तिलांजलि करके गतिविधि में भाग नहीं लेता था वो। हम उल्टा करते हैं, स्कूल को हम लास्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। सबसे पहले पहली दूसरी गतिविधियां, बर्थडे है पहले उसको प्रायोरिटी देते हैं, सगाई है पहले उसको प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए आप भी संकल्प ले लो, क्योंकि आपका जो कैरियर है ना, कैरियर बनाने की इस सबसे अच्छी उम्र में आप हैं। इसमें आप अपनी बुनियाद बना रहे हैं और इस बुनियाद कमजोर हो गई, फिर आप कितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, कोटा चले जाएं, इंदौर चले जाएं, इलाहाबाद चले जाएं, जहां मर्जी हो, प्रयागराज चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, कुछ होने वाला नहीं है। नींव कमजोर हो गई, कितनी बड़ी इमारत बनाना चाहो आप, ना बन पाएगी। इसलिए आप गोल्डन, अभी मैं उस दिन देख रहा था, अभी आपके इसमें नोटिस बोर्ड पर एक बहुत अच्छा स्लोगन लगा हुआ था। इसलिए मैं कहा करता हूँ, जब ये अंदर घुसो उसका स्लोगन पढ़ लो। उसमें लिखा था कि पढ़ाई का जो दिन होता है आपका, ये आपके गोल्डन डेज होते हैं, सुनहरे दिन होते हैं, इससे अच्छे दिन कभी आएंगे नहीं। और इसका एहसास कब होता है? जब ये दिन निकल जाते हैं तब। और मैं तो मिशन पे चल पड़ा हूं, समय रहते समझदारी लाने का। अभी मैं एक कॉलेज में था, वहां के संस्थापक बहुत दुखी थे, कहने लगे 1800 की स्ट्रेंथ है हमारे कॉलेज में, लेकिन बच्चों को देखने के लिए मैं तरसता हूं। एक कॉलेज के संस्थापक जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए इंफ्रास्ट्रक्चर में बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चे नहीं मिल रहे उनको। बस प्रवेश के समय आते हैं, परीक्षा के समय आते हैं। ऐसे बच्चे टॉपर बन पाएंगे क्या? इसलिए आकलन करो आप कि हमारी प्रायोरिटी क्या है जीवन की। यदि जीवन की प्रायोरिटी समझ में आ गई और इस शिक्षा का महत्व आपको समझ में आ गया कि जिस शिक्षा के लिए हम यहाँ आए हैं उसका जीवन में हमारी क्या महत्व है, ये जीवन को हमारे किस तरह से परिवर्तित करने वाले हैं, तो आप अद्भुत कर जाएंगे। जो आपके पेरेंट्स ने जितना सोचा नहीं आपके बारे में, वो आप कर जाएंगे। आप वो कर जाएंगे जो आपने अपने बारे में भी नहीं सोचा है।
इसलिए आप पंक्चुअलिटी, जितने दिन भी आपके स्कूल के बच्चे हैं, अब आप पर डे आना। बेस्ट प्रिपरेशन, आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, गोल सेटिंग कर ली, क्योंकि गोल गेटिंग तभी होगी जब आपकी गोल सेटिंग होगी। फिर आपने संकल्प ले लिया, अब आती है तैयारी की। बेस्ट प्रिपरेशन, बेस्ट प्रिपरेशन क्या है? मैं कई बच्चों को देखता हूँ दिन भर वो पढ़ते रहते हैं, उनके सामने दिन भर किताब खुली रहती है, लेकिन जब साल के अंत में देखा जाता है रिजल्ट, वो अपेक्षा के अनुकूल नहीं आ पाता। क्यों? कि तैयारी में कमजोरी। दिन भर किताब लिए बैठे रहना तैयारी नहीं है। बेस्ट प्रिपरेशन, बेस्ट प्रिपरेशन क्या है? द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। आज जो आप करेंगे वो कल उसका रिफ्लेक्शन आएगा, इसलिए आज को गड़बड़ नहीं करना है। आज की परीक्षा की तैयारी किस तरह से करेंगे? क्या टाइम टेबल बना लो। आज जो चला गया ना, यदि आपने 10 घंटे आज लापरवाही में बिता दिए, कल वो वापस 10 घंटे ऐड होने वाले नहीं है। आज के गए सो हमेशा के लिए गए, इसलिए आज पर हमारी नजर होना चाहिए। हम अक्सर कल पर चीजें टाल देते हैं, कल से करेंगे, और आज हम बेहतर उसकी तैयारी नहीं करते हैं। बेहतर तैयारी कैसे करेंगे? खुद टीचर बन जाओ। आपके यहाँ यदि छोटे भाई बहन है ना, खुद पढ़ाना शुरू कर दो। 2 बातें होगी, आप अपने आप में परिपक्व हो जाएंगे और आप छोटे भाई बहन को भी अब अच्छी तरीके से पढ़ा पाएंगे। कुछ चीजें आपकी छूट गई होंगी जब उस क्लास में आप थे, वो आप रिकवर कर लेंगे। फायदा दोनों का होने वाला है। और तीसरी बात क्या करेंगे? अपने पेरेंट्स से ट्यूशन के पैसे बचा लेंगे। एक साथ कई, ये है बेस्ट प्रिपरेशन। तो जो कुछ आप छूट गया था आपका, वो भी रिकवर हो गया, और आपके परिवार में आपके अपने छोटे भाई बहनों को भी आपने उसको आगे बढ़ा दिया। अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंडशिप आप निभाना चाहते हैं, आपका कोई कमजोर दोस्त है, उसको पढ़ाओ। पढ़ा के पढ़ना, कि मैं शिवम के बारे में यदि जानता हूँ, मैं अंदाज लगाता हूँ, ये किसी कोचिंग में नहीं गए। और मैं तो आपको एक बहुत आज मैं उद्घाटित कर रहा हूँ सच्चाई। जितने लोग इस शहर में कोचिंग पढ़ा रहे हैं ना, अच्छे टीचर हैं, ये खुद इन्होंने कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ी। कहे सर क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूं। बेस्ट प्रिपरेशन इन्होंने कब करी है? जब खुद स्टडी करें, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं। दूसरा पढ़ाता रहे, वो आप ना पढ़ें, कभी आप अच्छे पढ़ नहीं पाएंगे। बेस्ट प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। बेस्ट प्रिपरेशन में सेल्फ स्टडी एक कारगर नुस्खा है। तो लोगों को पढ़ाकर फिर पढ़ना, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। अधिकांश लोग जो टीचिंग प्रोफेशन में हैं, वही लोग कंपटीशन में आगे जा पा रहे हैं, वही लोग कंपटीशन क्रैक कर पा रहे हैं। क्यों? कि वो जो छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती हैं, क्यों कंपटीशन में, बड़े बड़े कंपटीशन में भी छोटी छोटी बातें पूछी जाती है, और वो रिकवरी होती है पढ़ाने से। मैं 11th बोर्ड था मेरे टाइम पे, 11th बोर्ड में रहते हुए हम 3 लोगों को ट्यूशन पढ़ाते थे। एक 7th क्लास की बच्ची थी, एक 9th क्लास की बच्ची थी, और एक 11th क्लास का बेटा था। 3 लोगों को। और मेरी वो जो बुनियाद पुख्ता बनी, वो फिर कॉलेज लाइफ तक मुझे काम आती रही। तो पढ़ाकर पढ़ना ये सबसे बेहतर तैयारी है, सबसे अच्छी तैयारी है। लेकिन हम इससे दूर भागते हैं। परिवार के जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, सारे कोचिंग भग रहे हैं, सारे ट्यूशन भग रहे हैं। इसलिए आप अपने घर में, और नहीं घर में कोई है तो अपने दोस्त को, जो दोस्त आपका देख रहा है कि कमजोर है, उसको पढ़ाना शुरू कर दो।
ये हमने कलवारी ब्रांच में भी शुरू करी है ये प्रक्रिया, वो एक दूसरे को समझाने, ग्रुप डिस्कशन जिसको आप कह लें, इस पे अद्भुत चमत्कार आ रहा, अद्भुत परिणाम आ रहे हैं। तो बेस्ट प्रिपरेशन आपको करना है तो दूसरों को भी पढ़ाकर खुद आप बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। इफेक्टिव स्टडी, इफेक्टिव स्टडी, फिर वही बात कि लोग सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हैं। पेरेंट्स भी कहते हैं मेरा बेटा और मेरी बेटी पढ़ तो बहुत समय देते पढ़ने में, लेकिन पता नहीं रिजल्ट नहीं आ पाता, परीक्षा के टाइम इनको भूल जाता है। ये बीमारी बहुत लोगों की है, लेकिन ये बीमारी नहीं है, ये वरदान है। जिस तरह से याद आना, याद हो जाना आपको वरदान है, कोई चीज़ आप पढ़ें याद हो जाए, किसी से मिलें वो याददाश्त में आ जाए, किसी का नाम हो याददाश्त हो जाए, किसी का मोबाइल नंबर याद हो जाए। याद हो जाना क्या है? वरदान है। इसी तरह से भूल जाना भी वरदान है। यदि हम भूलेंगे नहीं, बहुत सी विषम परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, बहुत से कठिन कठिन दिन हमारे सामने आते हैं। परीक्षा सिर्फ क्या है? ये सिर्फ आपके सिलेबस की परीक्षा पर थोड़ी, हर पल आपको जीवन में परीक्षा देना होगा, और उन पर ही आप हंसते हंसते उनसे टकरा गए ना तो वो टलती चली जाएंगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए इफेक्टिव स्टडी, आप कल्पना करिए कि आपने नल की टोटी के नीचे एक ऐसी बाल्टी आपने रख दी, नल खोल करके, टोटी खोलकर, जिसमें तली में छेद हो, पानी भरेगा? नहीं भरेगा। ऐसी स्टडी आप सुबह से शाम तक करते रहो, करते हैं, मैं यहाँ कैंपस में भी देखता हूँ। हाँ, आंटी जी बात कर रही हैं मम्मी जी से, और वहीं बेटा जो है किताब खोले बैठा हुआ है। हो रही है पढ़ाई, हो जाएगी पढ़ाई। मम्मी और आंटी बात कर रही हैं हमारे बाजू में बैठ के, और हम भी, मम्मी बार बार डांट भी रही हैं, वो अपना कर्तव्य निभा रही हैं, पढ़ो, तुम पढ़ाई में ध्यान दो, तुम क्या देख रहे हो मेरी तरफ, तुम क्या सुन रहे हो? ना हो पाएगी, कितना भी आप डांट फटकार कर लो। इफेक्टिव स्टडी कब हो पाएगी? कि जब हम एकांत और शांत, ये मन है ना, मन हमेशा निगेटिविटी की तरफ जाता है, इसका स्वभाव है। हम पढ़ने बैठे हैं लेकिन बात हो रही है तो हमारा मन कहाँ जाएगा? वो बात के ऊपर। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए शांत और एकांत स्थान पर बैठकर, तो कब आता है? क्या सुबह हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने की परंपरा हमारे बुजुर्गों ने बताई थी कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो। कौन सा मुहूर्त है? कि वो सबसे पवित्र, सबसे शांत, सबसे एकांत इस समय होता है और स्थान होता है, उस समय पढ़ाई करो आप। अभी उल्टा चल पड़ा है, बच्चे लेट नाइट पढ़ रहे हैं। हो क्या रहा है? लेट, हमारी नींद जो है, सुबह आप कितना भी प्रयास कर लो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, और रात में कितना भी आप प्रयास कर लो आपकी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। हम दोनों काम उल्टा कर रहे हैं। दिन में हम सोते हैं, रात में हम पढ़ते हैं। ये निशाचरों का काम है। रात में वो जागृत होकर वो क्रियाकलाप करते हैं। अभी हमने किसी भी ऐसे स्टूडेंट को हमने देखा जो लेट नाइट पढ़ करके कोई परीक्षा क्रैश किया हो? जितने भी टॉपर रहे, सबसे इंटरव्यू में जो बातें आई सामने, उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह 4 से 5, 6, 7 के बीच का जो समय है, ये पढ़ाई का सबसे अच्छा, क्योंकि उस समय आप सो करके आपकी बॉडी फिर से रिकवर हो गई है, आपकी कोशिकाएं फिर से जागृत हो गई हैं। दिन भर आप कोई काम मत करिए, दिन भर जो आजू बाजू की हलचलें हैं ना, ये आपको थका देती हैं। आपका मन कहीं इधर कहीं उधर कहीं को डिस्टर्ब रहता है। तो फिर रात में जब फिर वो सोने के लिए कहता है, क्योंकि उसमें सूर्य अस्त हो जाते हैं, सोने का एक वातावरण बन जाता है। लेकिन सूर्य भी है और आप सो भी रहे हैं, ये निगेटिविटी है।
इसलिए बेस्ट प्रिपरेशन और इफेक्टिव स्टडी की तरफ आपको ध्यान देना है कि जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हमारी बच्ची जो है इसकी मेमोरी पावर कमज़ोर है। मेमोरी सबकी ठीक, भगवान ने सबको मेमोरी पावर ठीक दिया है। ये सिर्फ है हमारी अभ्यास का। हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं ना, चाहे वो इंटरनल हो चाहे आउटर हो, एक्सटर्नल हो, ये सब के सब अभ्यास पर डिपेंड करते हैं। हमारा दाहिना हाथ ज़्यादा चलता है, क्यों? कि हम इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा मजबूत भी हो जाता है। बायां हाथ हमारा अपेक्षाकृत दाहिने हाथ से कमज़ोर है, क्योंकि इससे हम कम काम लेते हैं। कुछ लोगों का लेफ्ट हैंड मजबूत हो जाता है, वो कहते हैं लेफ्ट हैंडर है, क्योंकि सारा काम वो किससे करते हैं? लेफ्ट हैंड से। ऐसे शरीर की सारी प्रक्रियाएं ऐसी है, दिमाग से जितने ज़्यादा काम लेंगे आप, ये उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही मजबूत होगा, उतना ही शार्प होगा। ये इसमें आपकी समस्या नहीं है। ईश्वर ने आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया है कि एक की मेमोरी पावर बहुत अच्छी दे दी है। ये सिर्फ कंसंट्रेशन का कमाल है, सिर्फ कंसंट्रेशन। जितनी आप कंसंट्रेट हैं उतनी आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग है, बस। और इसमें कोई आपके अंदर बीमारी नहीं। इसलिए इफेक्टिव स्टडी आपको करना है। टाइम मैनेजमेंट, समय का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति कभी टॉपर बन ही नहीं सकता। जिसने समय की कीमत अपने जीवन में नहीं आंकी, वो कभी सक्सेसफुल व्यक्ति बन ही नहीं सकता, ना स्टूडेंट लाइफ में, ना अपनी बाकी की शेष लाइफ में। ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं, समय रहते समझदारी आ जाए। और ये हमारी जो सेमिनार्स होती हैं इसी के लिए कि स्टूडेंट लाइफ का महत्व आप यदि आपको अभी समझ में आ गया तो ये बेहतर है, आपके लिए बेहतर है। समझ में तो आएगा। आज बहुत लोग कहते पाए जाते हैं कि हमने अपने गुरुजनों की बात मान ली होती, हमने अपने पेरेंट्स की बात मान ली होती तो आज मैं कहाँ से कहाँ रहता। आज मैं जहाँ काम करता हूँ वो कहते हैं कि तुम अपनी कोई 12वीं यदि पास हो गए होते ना, मैं तुम्हें सुपरवाइजर बना देता। कई लोग ऐसे मिलते हैं, लेकिन अब सर क्या करें, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो समझदारी तो आ गई। वो कहते हैं कि अब पढ़ लिया होता, पर अब फायदा क्या है? इसलिए ये आपके अंदर ध्यान में रहे कि जो स्टूडेंट लाइफ है ये हमारे जीवन का गोल्डन लाइफ है, हमारे जीवन की। तो ये है टाइम मैनेजमेंट का ट्रायंगल। क्या कहता है ट्रायंगल? ये कहता है व्हाट डू आई डू। हमको पता हो कि हमें क्या करना है, देन व्हेन डू आई डू इट। हमें करना तो है, पता तो है, पर कब करना है ये भी पता हो। और हाउ विल डू आई डू इट, इसको करना है पर कैसे करना है, ये ट्रायंगल है। यही है टाइम मैनेजमेंट। आप अपनी जो चॉइसेस है ना, अपनी सारी दिन भर में आप क्या क्या करना चाहते हैं उनका वर्गीकरण कर दो और उनको स्थापित कर दो कि कब कौन सी चीज हमें करना उपयुक्त होगा। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक की पूरी दिनचर्या को पंक्तिबद्ध कर दो, क्रमबद्ध कर दो। बस इतना ही करना है, तो हड़बड़ी नहीं होगी जीवन में। और जब जब हड़बड़ी होती है तो फिर गड़बड़ी होती है। तो टाइम मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं, इसमें कभी भी आप निराश नहीं होंगे, कभी पढ़ने से उकताएंगे नहीं। क्योंकि एक दिन तो आप पढ़ के पूरा 10-10 घंटे 12-12 घंटे एक दिन पढ़ लेते हैं आप, और दूसरे दिन आप थक जाते हैं, फिर दूसरे दिन आपको थकावट लगती है। ये कोई पढ़ाई नहीं है। आपका ये जो शरीर है ना, इसको जिस तरह से आप रखना चाहें ये आदत बना लेता है। सुबह 5 बजे उठने की आदत डाल देते, 5 बजे अपने आप पे भूख इसकी हो जाएगी। सुबह 5 बजे उठने की इसकी भूख पैदा हो जाएगी। और सुबह यदि आप सोने की आदत लगा दें कि बहुत अच्छा लग रहा है और रजाई उठ के सो गए,
तो इसकी आदत सुबह अच्छी गहरी नींद लेने की हो जाएगी। जैसी आप आदत डालना चाहें वैसी आदत डाल लेंगे। यह है टाइम मैनेजमेंट का करिश्मा कि आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। टाइम मैनेजमेंट आपका दिक्सूचक है, यह आपको बताएगा कि आपको अब क्या करना है और कितना करना है। टाइम बाउंड कर दो। सिर्फ लिस्ट बना लेने से कुछ नहीं होगा। जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो कितने बजे से कितने बजे तक, टाइम बाउंड। मैथ सॉल्व कब करना है? सुबह कभी कभी मैं फोन लगाता हूं, क्या कर रहे हो सुबह 5 बजे? अरे कॉपी कंप्लीट कर रहा हूं। ये इफेक्टिव स्टडी नहीं है। सुबह 5 बजे कॉपी कंप्लीट कर रहे हो, ये आपके स्टडी का सबसे पीक पॉइंट है, पीक टाइम है आपका। इसमें कठिन से कठिन चीज को समावेश करो याद करने के लिए। जो चीज आपको कठिन लगती है ना, देर से याद होती है, कोई बात नहीं। जो चीज आपको देर से याद होती है वो देर तक आपके मानस पटल में रहती है। यदि एक बार याददाश्त आ गई तो नोट कर लो इसे दिमाग में कि जो चीज आपको देर से याद होती है वो आपके दिमाग में देर तक रहती है। इसलिए देर से याद होना भी कोई नुकसानदायक नहीं है। तो कहां थे हम कि सुबह हम नोटबुक कंप्लीट कर रहे हैं। ये इफेक्टिव स्टडी है क्या? सुबह क्या करना था? जो विषय आपको कठिन लगता है उसको सुबह, क्योंकि हमारा माइंड, हमारा शरीर पूरा फ्रेश है। अभी हमारी मृत कोशिकाएं फिर से जागृत हो गई हैं डीप स्लीपिंग के कारण। इसलिए हमें वो चीज अब पढ़ना है इस समय पे कि जो हमको याद होने में कठिनाई होती है। इस तरह का टाइमिंग सेट कर लो। यही ट्रायंगल यही कह रहा है कि हमें कौन सा विषय कब पढ़ना है, हमको मैथ्स कब सॉल्व करनी है। ये यदि निर्धारित आप करके टाइम बाउंड कर दें, यही टाइम मैनेजमेंट है। और यदि आपने टाइम मैनेजमेंट आपको यदि अभ्यास में आ गया ना, फिर कभी जीवन में कोई भी उपलब्धि के लिए आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप मोटिवेट होते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन आपकी सक्सेस है। सक्सेस। यदि आप क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते तो आपके अंदर एक निराशा आ जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि हमारे साथी हमारे ऊपर हंसेंगे, हमारे परिवार के लोग हमको डांटेंगे, हमारे टीचर्स हमको अवॉइड करेंगे। ये भावनाओं से आप ग्रसित हो जाते हैं और आपके अंदर एक निराशा की भावना आ जाती है। इसलिए एक छोटी छोटी जो सक्सेस मिलती है ना, ये जीवन में ये भी आपको प्रेरित करती है। और वो सक्सेस मिलने वाली है आपको टाइम मैनेजमेंट से। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हिट, स्टडी फिट। जरा बोलो तो एक बार, टाइम मैनेजमेंट हिट, स्टडी फिट। सब लोग बोले। इसलिए बार बार मैं आप लोगों से बीच बीच में बुलाता रहता हूं कि अपना टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल से पढ़ने का एक अभ्यास बना लो आप, यदि आपको जीवन में एक सही दिशा पकड़नी है। टेस्ट प्रैक्टिस, टेस्ट प्रैक्टिस। हमारे यहाँ 3 तरह के व्यवस्थाएं दी गई थी अभी तक। एक तो लॉन्ग टर्म गोल कि साल भर में हम कितना मार्क्स लाएंगे, फिर हाफ ईयरली में कितना लाएंगे, देन फिर मंथली। अभी महर्षि स्कूल ने आपको वीकली टेस्ट आपके निर्धारित की कि हर सप्ताह मंडे टू फ्राइडे जो आप पढ़ेंगे सैटरडे टेस्ट हो जाएगा। उस व्यवस्था से गुजरे हैं ना आप। अभी उसको और आगे हमने उसको थोड़ा सा पैना पनिश में लाए कि डेली टेस्ट, डेली पता कर लो कि सुबह से शाम तक हमने जो पढ़ा, अभी हम क्या स्थिति है हमारी। डेली टेस्ट। जो लोग ईमानदारी से इससे गुजरे होंगे ना, वो इसी साल की परीक्षा में परीक्षा हॉल में हंसते हंसते जाएंगे। और जिन लोगों ने वहां मक्कारी करी होगी वो निश्चित रूप से हंसते हंसते परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसलिए अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है। जितने दिन भी आपके शेष बचे हैं, टेस्ट प्रैक्टिस, खुद टीचर बन के पढ़ाना की बात हमने करी आपसे कि खुद टीचर बन जाओ फिर पढ़ाओ। ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, इफेक्टिव स्टडी है
लेकिन एक मेथड और मैं आपको आज बता रहा हूं। टीचर बन के अपना खुद टेस्ट लेना शुरू कर दो कि हमने जो टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक का खुद प्रश्न तैयार कर लो और खुद उसके आंसर दे लो और खुद उसके चेक कर लो। तो टीचर बनकर पढ़ाना ये सबसे अच्छा पढ़ाना, और टीचर बनकर खुद का टेस्ट ले लेना ये सबसे अच्छा टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये बार बार क्यों हम लोग डेली टेस्ट की हमने प्रक्रिया क्यों करी कि बार बार आप टेस्ट देंगे, बार बार आप परीक्षा देंगे तो परीक्षा का जो भूत दिखाई देता है ना आपको, वो फिर दिखना बंद हो जाएगा। परीक्षा जो हवा दिखाई देती है ना आपको, वो बंद हो जाएगा। परीक्षा का जो तनाव आपको लगता है ना, वो तनाव से आप दूर हो जाएंगे। इसलिए टेस्ट प्रैक्टिस करो। पिछले सालों के पेपर ले लो, पिछले साल किस तरह से प्रश्न आए थे उनको सॉल्व करो। ये सारे टेस्ट से यदि आप गुजर चुके हैं ना, तो फिर परीक्षा देने आप हॉल में हंसते हंसते आप जा पाएंगे। इस तरह से अनेक तरह के क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन आपके उसमें आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हो, चाहे लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन हो, उनके आप आंसर उसी तरीके से लिखना और फिर आप बाद में अपने टीचर को भी दिखा सकते हो, इस तरह का क्वेश्चन हमने इस तरह के आंसर लिखे हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया से गुजरेंगे आप बार बार, तो आपको परीक्षा का जो भूत है वो आपको डराएगा नहीं। इंथुजियाज्म, उत्साह, ये कहाँ से आएगा? अंदर से। अंदर से आएगा। अंदर यदि उत्साह नहीं है ना, राख हो गई है, आपकी आग जल के राख बन गई है, कोई चिंगारी नहीं बची, तो फिर आप क्या बन जाएंगे? नो स्टार्ट। वो लोग तो ज्वालामुखी हैं जो सेल्फ स्टार्ट, उनको कोई रोक नहीं सकता दुनिया में, उनको कोई रुकावट नहीं डाल सकता दुनिया में, जो सेल्फ स्टार्ट। उमंग अंदर से है, लेकिन उनका भी काम चलता रहता है, जो इस तरह के सेमिनार में आके मोटिवेट होते हैं और कुछ आगे बढ़ जाते हैं, फिर कोई किताब पढ़ते फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कोई समझा देता फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये भी अच्छा करते हैं जीवन में, लेकिन उनका कुछ नहीं होता जो नो स्टार्ट हो गए हैं, जिनके अंदर चिंगारी भी नहीं बची है। ज्वालामुखी तो छोड़िए, राख हो गई है, चिंगारी भी राख बन गई है। उनको आप कितनी भी प्रेरित करो, कुछ उनके जीवन में कुछ घटित होने वाला नहीं। इसलिए इंथुजियाज्म, उत्साहम परम बलम, वाल्मीकि जी ने कहा है, उत्साह से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। अभी आप लोग खेल रहे थे ना कुछ दिनों पहले, अंतिम समय में भी आप निरुत्साहित हो गए ना। देखा था रेस में कुछ लोग कुछ दूर तक तो आगे आगे चलते हैं और उसके बाद फिर वो पीछे हो जाते हैं, और जो पीछे वाला था वो आगे हो गया, वो फर्स्ट आ गया, टॉपर बन गया ना। हुआ है ना आप लोगों के साथ, अभी कुछ दिनों पहले हुआ है। हर क्षेत्र में, ना केवल पढ़ाई की परीक्षा में, जीवन की हर परीक्षा में यही फार्मूले आते हैं, यही लागू होता है। ये सिर्फ आपकी जो परीक्षाएं चल रही हैं ये तो एकेडमिक हैं, लेकिन इसके पीछे आपके जीवन की परीक्षा भी छुपी हुई है। जो लोग यहां टॉप करते हैं वहां भी टॉप करते हैं। इसलिए इंथुजियाज्म, उत्साह। उत्साहित कौन व्यक्ति रहेगा? जो टाइम मैनेजमेंट को जानता है, जो बेस्ट प्रिपरेशन के महत्व को जानता है, जो परीक्षा के महत्व को समझता है, वही व्यक्ति उत्साहित होकर पढ़ाई कर पाएगा। इसलिए उत्साह से, अंदर से। मम्मी ने कह दिया है परीक्षा देनी है, मम्मी ने कहा है पढ़ना है, तो आप बैठ गए बुक लेके, कुछ होने जाने वाला नहीं। अंदर से यदि उत्साह नहीं है पढ़ने का, तो पापा के कहने पे, मम्मी के कहने पे, या क्लास में टीचर ने कह दिया है रट्टा मारो, कुछ नहीं होने वाला, नहीं याद होने वाला। अंदर से उत्साह यदि गायब है तो बाहर से कोई कितना भी आपको बैठा दे,
कुछ होने वाला जीवन में नहीं है। इसलिए अंदर से उत्साह, अंदर से उमंग जब तक पढ़ने की नहीं होगी ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अंदर का उत्साह जागृत करिए, अंदर से प्रेरणा आपको यदि अंतःकरण से आवाज आती है कि नहीं पढ़ना है और हमें अपना करियर बिल्टअप करना है, तभी कुछ हो पाएगा। तो इंथुजियाज्म, क्रिएशन, 24 घंटे पढ़ते ही रहना, पढ़ते ही रहना, पढ़ते ही रहना नहीं है। इसलिए कहा है टाइम टेबल बनाओ, और टाइम टेबल में उन चीजों का भी जिक्र करो जो आपको भाती हैं, जो आपको उत्साहित करती है, जो आपको अच्छी लगती है। खेल हो, कुछ आपको गाने सुनने की बात हो, डांस करना हो, गाने सुनने हो, ड्राइंग बनाना है, कुछ भी पेंटिंग करना, कुछ भी करनी है, या सोने का मन कर रहा, सो जाओ कुछ समय के लिए, जो आपको अच्छा लगे, ताकि आप फिर से तरोताजा होकर वापस पढ़ाई के लिए तैयार हो जाएं। वो काम करो, आपकी हॉबी आप पूरी करो इस बीच में। उन सबको अपने टाइम टेबल में डालो। दोस्त से बातें करना है, सहेली के पास जाना है, कर लो ना, उसमें सब रखो, किसी चीज की मनाही नहीं है। वो सारी चीजें जो आपको समाज अच्छा मानता है, जिनको समाज से मान्यता प्राप्त है अच्छे कर्मों की, वो सारे काम आप करो, सबको टाइम टेबल में याद करो, कुछ छूटने ना पाए, किसी चीज का पश्चाताप ना रहे कि आज मैं ये नहीं कर पाया, आज मेरी बहुत इच्छा थी सहेली से मिलने की, आज मैं मिल नहीं पाई सहेली को। वो सारी चीजें डाल लो, पश्चाताप लेकर खाट पे मत जाना, सोने मत जाना, अच्छी नींद आएगी। इसलिए रिक्रिएशन, जो मर्जी हो कर लो, उसमें हमारा कोई रोल नहीं। जो आपको मर्जी, सबकी मर्जी अलग अलग है, सबकी चॉइसेस अलग अलग हैं। जो आपको भाता हो, खाना खाने की इच्छा हो रही पढ़ने के बाद, कर लो। मुरमुरे खाने की इच्छा हो रही, कर लो। दूध पीने की इच्छा हो रही, पी लो। पानी पीने की इच्छा हो रही, पानी पी के तरोताजा हो जाओ। जो मर्जी हो इसमें आप रिक्रिएशन, मनोरंजन, पर मनोरंजन इतना नहीं कि मनोभंजन हो जाए, इतना हम ना खेलना है खेल लो, पर इतना मत खेल लो कि आपके पढ़ने की भी हालत नहीं रही। इतना थकावट हो गई कि अब तो सिर्फ सोने की बात हो रही है। तो मनोरंजन कैसा? चटनी जैसा। चटनी चटनी खा के पेट भर सकते हैं क्या? चटनी तभी टेस्टी लगती है जब थोड़ी सी हो। खेल भी उतना ही कि आपको फिर से वो तरोताजा कर दे। ये है मनोरंजन। बैलेंस फूड, देखो भोजन का आपके पढ़ने से बहुत बड़ा रिश्ता है। कभी कभी हम ऐसे भोजन कर लेते हैं कि फिर भोजन के बाद नींद आने लगती है। बफर में गए हैं और फिर जो मर्जी हो रही है सब डाल के फिर आ गए हैं कि पढ़ाई का मन लगेगा, नहीं लगेगा। फिर काय का मन लगेगा? सोने का। तो एक आध दिन तो चल जाता है, लेकिन रेगुलर यदि इस पर हम रहेंगे। बैलेंस फूड, बच्चों का जो है खास तौर से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए। ऐसा हम भोजन ना कर लें, कभी कभी बफर में जाते हैं, फिर दूसरे दिन स्कूल ही नहीं आ पाते, डिसेंट्री शुरू हो गई। क्या हुआ? कल पेट खराब हो गया था इसलिए स्कूल आज नहीं आ पाए। ये बैलेंस फूड है क्या? आप वो सारे चीज, आप हरी सब्जियां खाएं, अंकुरित दाने खाएं, मठा खाएं, दही खाएं, जो आपको जल्दी पच जाए। सुपाच्य भोजन, यह है बैलेंस फूड। ज़्यादा गरिष्ठ भोजन विद्यार्थियों को नहीं करना चाहिए। हल्का फुल्का कभी कभार चल जाता है, कभी कभार आप अपनी इच्छा अनुकूल खा लें, पर रेगुलर आप इसी तरह की एक आदत बना लिए हैं, ये आपके लिए हानिकारक है। क्योंकि जब भी पढ़ने बैठेंगे, कुछ लोग बताते हैं हमको आके, मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, पेरेंट्स बताते हैं कि सर जैसे पढ़ने बैठती है मेरी बिटिया, इसको नींद आने लगती है।
झपकी आने लगती है। क्यों? आलस्य कैसे आता है? हमारे खान पान से। यदि हमारा खान पान अच्छा रहेगा, हमने कहा ना सुपाच्य भोजन, जल्दी पचने वाले भोजन करो आप, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो बैलेंस फूड। हाँ, कई लोग फिर वो टॉनिक लेके आते हैं मेमोरी पावर बढ़ाने का। हमने आपको बताया है दुनिया में सबसे बड़ा टॉनिक है माँ के हाथ का बना भोजन। तो माँ बूढ़ी हो गई तो ये मत बोला कि माँ तू ही बनाओ, बड़े सर ने कहा है कि माँ के हाथ का बना भोजन करना है। आपकी भाभी माँ भी बनाती है ना। जो भी आपकी रसोई पका रहा है घर में, उसको आप प्रेम से, जो भी बन जाए उसको प्रेम से आप ग्रहण कर लो ना। ये दुनिया का सबसे बड़ा बैलेंस फूड है, सबसे बड़ा टॉनिक है। घर में जो भी भोजन पका रहे हैं उसको आप चाव के साथ में खाना है आपको, इसलिए बैलेंस फूड। एक्सरसाइज इस शरीर को चुस्त और दुरुस्त बनाए रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पर आपको बताई हुई है। हमारे जो चैनल है वाल्मीकि वाणी, उसको आप सर्च करेंगे, उसमें आपको मिल भी जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से एक्सरसाइज आपको हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे, आपको हमेशा आपकी बॉडी को चार्ज करते रहेंगे, ये है शीर्षासन। 2 आसन बच्चों के लिए बहुत ही मेमोरी पावर बढ़ाने के भी और आपको एक्टिव रखने के लिए भी। एक तो है सर्वांगासन विद्यार्थियों के लिए, और एक शीर्षासन। ये दोनों बहुत ही उपयोगी। और यदि आप सूर्य नमस्कार कर लें तो फिर आपको बाकी कोई एक्टिविटीज़, कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य नमस्कार पूरी बॉडी का इसमें एक्सरसाइज हो जाता है, और इसको यदि आप करते रहें तो आपकी बॉडी हमेशा फिट रहेगी। तो बॉडी फिट, स्टडी हिट, बॉडी फिट, बॉडी फिट। ये है जो सर्वांगासन है, शीर्षासन है या सूर्य नमस्कार हैं, ये आपकी बॉडी का जो हार्डवेयर है उसको फिट रखता है। लेकिन भ्रामरी प्राणायाम ये आपकी मेमोरी पावर बढ़ाने का, हमने कहा है भगवान ने दिया सबको है, जो जितना उसका उपयोग कर पाता है। तो भ्रामरी प्राणायाम करने से आपकी दिमाग की सारी नसें एकदम खुल जाती हैं और आपका मेमोरी पावर एकदम बढ़ जाता है। भ्रामरी आप करना है, अनुलोम विलोम कर लें, ये प्राणायाम भी करेंगे तो आपका बॉडी फिट रहेगी। डेली रूटीन का आपकी पढ़ाई से सीधा नाता है। आप जो अपनी सांसें लेते हैं, हमने कहा ना सांसों से लेकर, सांसों को लेना और सांसों को छोड़ना, डीप ब्रीथिंग। हल्की सी सांस ले रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को खोखला कर रहे हैं, आपकी बॉडी में दीमक लग जाएंगे। मुंह से सांस लेना मतलब जहर पीना है, इसलिए नाक से सांस लेना है और गहरी सांस लेना है। कैसे ले लो एक बार बैठे बैठे, एकदम आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। एक सांस लेने से एनर्जेटिक हो जाते हैं। जब आप पढ़ने बैठे और पढ़ाई में मन ना लगे तो थोड़ी देर के लिए फिर एक बार डीप ब्रीथिंग कर लें। तो सांस लेना, पानी पीना, पानी भी आप खड़े होकर गटगटा लेते हैं बॉटल से ही। आजकल बॉटल से, पहले हम लोग के यहाँ लोटा और गिलास दिया जाता था। कोई मेहमान आते थे या घर के लोग ही जब भोजन में बैठते थे तो उनको लोटा और एक गिलास और बैठ के भोजन होता था। आजकल सब खड़े होके परंपरा चल पड़ी, पानी भी गट 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 बॉटल से ही। तो अभी तो बॉटल से पानी पी रहा है, कल वो बॉटल से और कुछ भी चीज़ें पीने लगता है। उसकी बॉटल पीने की आदत हो गई, तो पानी एक तो गिलास से पिए, घूंट घूंट कर पिए। हेलो, पानी घूंट घूंट कर पिए, ऐसे एकदम डाल लिया वो नुकसानदेह है। और बैठ के पानी पिए, बुजुर्ग बताते हैं ना, खड़े होकर पानी पीने से घुटने क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, घुटनों में दर्द शुरू होता है। बहुत से लोगों को आजकल देखते हो ना, 50 साल के व्यक्ति हैं, 40 साल के व्यक्ति हैं, 45 साल के व्यक्ति हैं, क्या हो गया है, घुटनों में बात पकड़ लिया है।
बात रोग हो गया है, घुटना मुड़ नहीं रहा है, बैठ नहीं पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं ज़्यादा देर तक। इसलिए ये किससे होता है? पानी पीने से। भोजन का बता ही दिया, बैलेंस फूड हो आपका। खड़े होने का पोस्चर, हम जब बूढ़ों की तरह खड़े होंगे तो जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा। इसलिए हमारे शीश से लेकर और पैर तक हमारा एक उसमें बॉडी हो पूरी, खड़े होने के समय भी। लेटना है तो अधिक से अधिक आप दाहिने हाथ की तरफ, दाहिने बाजू की तरफ आप लेटें, ताकि आपको फेफड़े से आपको सांस लेने में सहूलियत हो, ज़्यादा जगह मिले। नहीं तो इससे यदि लेते हैं तो दब जाता है और आपको सांस लेने में फिर दिक्कत होती है। तो ये चीज़ें हैं डेली रूटीन की, जिनको आप फिर अंत में डीप स्लीपिंग, अच्छी नींद आप लें। अच्छी नींद आप कब लेंगे? जब आपका होमवर्क कंप्लीट रहेगा, आप रोज़ की रोज़ चीज़ें आप रोज़ लर्न कर लेंगे, और फिर आप जब तो चिंता मुक्त होकर फिर आप सोने जा पाएंगे। तो ये जो आपका डेली रूटीन है ना, इसको आप नियमबद्ध कर दो, फिर आपके जो शरीर है वो आपकी डिमांड शुरू कर देता है, मांग शुरू कर देता है, वही मांगने लगता है जिसको आप बार बार करते हैं। तो डेली रूटीन आपका फिक्स हो। गैप इन स्टडी, एक बार की सिटिंग में 40 से 45 मिनट आप बैठिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप ले लो, कुछ कर लो, जो मर्जी हो वो कर लो, और फिर से आप एनर्जेटिक होकर फिर से पढ़ाई शुरू कर दो। एक साथ कंटिन्यू आप 2-2, 3-3 घंटे पढ़ा। परीक्षा जब पास में आ गई ना, बच्चे ही करते हैं, रात भर बोले रात भर पढ़ रहे हैं, उसका कोई मीनिंगलेस है, वो मीनिंगफुल नहीं है, नथिंगनेस है वो। आप फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रात का जो सोने का समय था उसको भी वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी नींद भी नहीं ले पा रहे हैं और अच्छी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। इसलिए गैप इन स्टडी, गैप लें थोड़ा सा। हाँ, ये ट्रेन की पटरियाँ इसमें बताई गई हैं। आपने साइंस के जो स्टूडेंट हैं पढ़े होंगे कि दो पातों के बीच में छोटा सा थोड़ा सा गैप रहता है। जो रेल की लाइनें बिछाई जाती हैं तो दो पाते बिछाते हैं, उसके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं। कौन बताएगा क्यों गैप छोड़ते हैं? ताकि जब गर्मी का सीजन जब आता है तो लोहा भी जो है वो फैलता है, तो उन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रखेंगे तो वो क्या होगा, मुड़ जाएंगे। जैसे इसमें मुड़ी हुई पाते दिख रही हैं आपको, ये क्यों हुआ है कि इनके बीच में गैप नहीं था। ऐसे ही आप घंटों यदि पढ़ते रहेंगे तो उस पढ़ाई से आप बेचैन हो जाएंगे। वो जो पढ़ा है आपके अंदर गया नहीं, बेचैनी हो गई है क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ गई है। अच्छा, शादी ब्याह के उसमें देखते हैं ना आप, जिन घरों में शादी की पहले से तैयारियां होती रहती हैं, जो अलर्ट लोग हैं, जो सतर्क लोग हैं, जो अच्छा फंक्शन करना चाहते हैं, जो कामयाब फंक्शन चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहले से तैयारी करते रहते हैं। और फिर जब 1-2 दिन बचता है तो लगता है भगवान कितनी जल्दी आ जाए, वो शादी का दिन कितनी जल्दी आ जाए। लेकिन जिन घरों में पहले से तैयारी नहीं होती, कल कर लेंगे, वो निमंत्रण कल बांट देंगे, परसों से शुरू करेंगे, ऐसा करते करते शादी का दिन आ जाता है, फिर पूरा परिवार हड़बड़ाता है। वो उसको डांट रहा, वो उसको डांट रहा, उसको डांट रहा। सारे लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डांट ही लगा रहे हैं, डांट रहे हैं, पूरा अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है। और फिर वो बारात और घरात में भी झगड़े हो गए, क्यों? तैयारी नहीं थी उनके आगमन की। स्वागत में कौन खड़ा होगा, कहाँ क्या हो, कुछ पता ही नहीं है। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि आप क्या सिर्फ परीक्षा की तैयारी से सिर्फ अच्छे अंक लाने की तैयारी नहीं है, ये आपके पूरे जीवन की तैयारी है, क्योंकि हर जगह आपको परीक्षा देनी है। बिना परीक्षा के जीवन है ही नहीं है। नौकरी कर लेंगे तो भी अभी आपको लग रहा ना, नौकरी कर लेंगे फिर ठाट रहेंगे जी, ना ना ना, नौकरी भी ऐसे नहीं की जाती, वहां भी पर डे आपको परीक्षा देनी है। व्यापार कर लेंगे फिर मस्ती करेंगे, ना ना ना, वहां भी पर डे आपको परीक्षा देनी है। इसलिए इस परीक्षा में आप प्रवीण हैं तो आगे आने वाली सारी परीक्षाओं में भी आप, क्योंकि आपका अभ्यास हो गया है ना परीक्षा की तैयारी करने का, पूर्व तैयारी, परीक्षा की पूर्व जो तैयारी अच्छे से करते हैं वही परीक्षा हॉल में हंसते हंसते परीक्षा देने जा पाते हैं। इसलिए आपको यदि अच्छी परीक्षा की तैयारी करना है तो एकदम पूरी आप 2-2, 3-3 घंटे एक सीटिंग में मत पढ़िए आप।
40 मिनट 45 मिनट पढ़िए, थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए, जो मर्जी हो उसमें करिए, फिर दूसरा विषय निकालिए, फिर पढ़ना शुरू करिए। इस तरह की स्टेप बाय स्टेप गैप देकर पढ़ाई करेंगे। ये जो पढ़ाई होगी, ये स्टडी जो होगी, वो कैसी होगी? इफेक्टिव होगी। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। यदि किसी चीज़ को यदि आप पॉजिटिव नहीं लेते ना, तो फिर कुछ होने जाने वाला नहीं है। कितनी भी अच्छी चीज़ें आपके सामने आए, लेकिन आप नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों के बीच में रहते हैं, या खुद भी आप नेगेटिव कमेंट्स देते रहते हैं, तो आपका जीवन फिर ईश्वर के भरोसे है। कहीं भी आप परीक्षा हॉल में क्या, कहीं भी हंसते हुए नहीं रह सकते आप। जगह जगह अपने जीवन की तमाम समस्याओं का, जब जीवन की तमाम व्यवस्थाओं की रोना रोते हुए मिलेंगे आप, रोना रोते हुए। किसी टीचर्स के भी प्रति आपके अच्छे कमेंट्स नहीं होते, अपने पेरेंट्स के प्रति आपके अच्छे कमेंट्स नहीं होते, आपके पड़ोसियों से आपके संबंध अच्छे नहीं होते, आपके रिश्तेदारों से आपके अच्छे संबंध नहीं होती, यदि आप नेगेटिव एटीट्यूड के व्यक्ति हैं। हर सिक्के के पहलू दो हैं। जो आज आपको अच्छा दिखाई दे रहा, हो सकता है पलट के देखेंगे कुछ खामियां भी दिख सकती हैं, लेकिन आपको क्या देखना है? गंदे से गंदे व्यक्ति में भी कोई ना कोई अच्छाई ले लो, यदि ले सकते हो, नहीं उससे दूर रहो। पर उसकी गंदगी का बखान ही दिन भर करते रहोगे तो फिर आप खुद भी गंदे में डूब जाओगे। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या कहती है बच्ची? आई एम गोइंग टू एस दिस एग्जाम। इस एग्जाम में मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगी। ये पॉजिटिव एटीट्यूड। पता नहीं क्या होगा, जा तो रही हूं एग्जाम देने, गॉड नोज, पता नहीं क्या होगा, मेरा तो जी घबरा रहा है ना। जा रहा हूं परीक्षा देने मम्मी, लेकिन जी घबरा रहा, पता नहीं क्या होगा। क्यों? हमारा जो एटीट्यूड हमेशा निगेटिव रहा है ना। किसी ने कुछ अच्छी बात आपको समझाई, आपको पल्ले नहीं पड़ी ना, आपके अंदर गई नहीं ना, और साल भर ऐसी चला गया। अब परीक्षा आ गई है तो अब घबराहट, अब नकारात्मक चीजें आपके ऊपर हावी हो रही। वही मन जो आपको भगा रहा था इधर उधर, पर पढ़ने ना हो, आप पढ़ ना पाए, आपको यहाँ वहाँ भाग रहा था, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, अगले महीने से पढ़ेंगे, अभी परीक्षा दूर है, वही मन अब आपको बेचैन कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम कुछ ना कर पाओगे, तुम कुछ ना लिख पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक मानसिकता से यदि आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। गुड स्लीपिंग, डीप ब्रीथिंग से लेकर डीप स्लीपिंग तक आप आ गए। सोने के लिए मनाही नहीं है। नियमित रूप से आप क्रमबद्ध तरीके से ये पूरे दिन भर आपने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, सही सही कार्य किए हैं, सटीक निर्णय लिए हैं, तो आपको रात में नींद बहुत अच्छी आने वाली है। और नहीं तो फिर टैबलेट खाकर भी लोग सो नहीं पाते, बेचैन रहते हैं, बेचैनी से नींद। तो पढ़ाई करने के लिए नींद भी अच्छी होनी चाहिए। क्यों? कि आप बताया है कि जो चीज़ आपका शरीर थक जाता है, इसको फिर से एनर्जेटिक करने के लिए आपको गुड स्लीपिंग, ये बहुत जरूरी है। अच्छी नींद यदि 6 घंटे भी आ गई ना आपको, पर्याप्त है, पर्याप्त है। और फिर जो प्राप्त होगा वो भी पर्याप्त होगा। लेकिन आप खाट पे 10 घंटे लेटे हैं, 12 घंटे, ये मायने नहीं रखता कितने घंटे आप खाट पे लेटे थे। मायने ये रखता है वहां भी इफेक्टिव। रात भर डरावने सपने आते रहे, वो अच्छी नींद नहीं है। रात भर शंकाएं कुशंकाएं करते रहे, क्योंकि परीक्षा के टाइम पे नींद भी अच्छी नहीं आती, क्योंकि साल भर खूब सोए हैं ना। अब परीक्षा के टाइम में नींद भी नहीं आएगी अच्छी, गुड स्लीपिंग नहीं हो पाएगी, फिर स्वास्थ्य खराब होगा, और स्वास्थ्य खराब होगा तो पढ़ाई खराब होगी, फिर परीक्षा खराब हो जाएगी, रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसलिए सुबह गहरी सांस लेने से लेकर रात में सोने तक अच्छी नींद भी आपको लेना है। सब कुछ जीवन में करना है। जितने अच्छे काम समाज ने
निर्धारित किए हैं वो सारे के सारे काम आपको करने हैं, मन मुताबिक करना है।